नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज के इस वीडियो में हम आने वाले मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? What is the need for reforms in the criminal justice system and what steps can be taken to bring required reforms? आपराधिक न्याय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की क्या आवश्यकता है और आवश्यक सुधार को लाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं और हमें उन तीनों पार्ट को लिख करके आंसर करना है। तो देखिए, आप कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं आंसर में, लेकिन आप जो यहाँ पे आंसर्स देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो आएगा नहीं। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसके जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं हम यहाँ उसको कवर करने की कोशिश करते हैं एक सिंगल क्वेश्चन के फॉर्म में, कि अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको आंसर कर सकें। तो वर्ड लिमिट थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है इन आंसर्स में, लेकिन आपको इसमें पूरा का पूरा कवरेज मिलता है एक पर्टिकुलर टॉपिक का, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप उससे अच्छे से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इनफ पॉइंट्स होंगे, आपके पास एक व्यू पॉइंट होगा जिससे कि आप उसे अच्छे से समझ करके आंसर कर पाएंगे, कुछ अपने से भी वर्ड्स जोड़ पाएंगे, आंसर को लिंक कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिमिट एक्सटेंड होने के बावजूद इस आंसर्स को इतना लंबा बनाया जाता है कि आपको एक पूरा टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर किया जा सके। अब जैसे देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप चाहें कि इन 3 पार्ट्स को 200 वर्ड में आप समराइज कर सकें तो इसके लिए आपको पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इन आंसर्स के थ्रू मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक, उसका हर एक डायमेंशन आपको कवर कर सकूँ, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए उस पर्टिकुलर टॉपिक से तो आप उसे आराम से आंसर कर सकें। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से खाली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डेफिनेशन नहीं पूछी जा सकती है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत या उसमें रिफॉर्म्स के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, इसे लिंक करके भी पूछा जा सकता है, या कुछ अलग तरीके से इस तीनों को मर्ज करके भी पूछा जा सकता है। तो पूरा एक टॉपिक समझने के लिए थोड़ा सा वर्ड लिमिट एक्सटेंड हो जाती है। आप क्वेश्चंस को समझिए, फिर उसे आप अपने आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, आपको बहुत फ़ायदा भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए अब हम अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। तो हम बताएंगे कि आपराधिक न्याय प्रणाली या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन का पहला पार्ट डेफिनेशन पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। तो हम डेफिनेशन के साथ ही आंसर की शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि आपराधिक न्याय प्रणाली सरकारी एजेंसियों और संस्थानों की एक प्रणाली होती है। तो एक गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया हुआ ये पूरा सिस्टम होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें कि वो एजेंसियाज भी इन्वॉल्व होती हैं जो कि न्याय करती हैं, कानून लागू करती हैं और न्याय प्रदान करती हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस, न्यायपालिका और जेल ये तीनों मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं, और ये तीनों पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने की, उसमें दंड देने की और उसमें न्याय प्रदान करने की भूमिका निभाते हैं। तो आपराधिक न्याय प्रणाली सरकारी एजेंसियों और संस्थानों की एक प्रणाली है जो अपराध का न्याय करने, कानून लागू करने और न्याय प्रदान करने में शामिल है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं, पुलिस, न्यायपालिका और जेल, और लोगों को न्याय दिलाने के लिए तीनों संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो इंडिविजुअली नहीं, इन तीनों को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ता है देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने के लिए और पूरी तरीके से देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। तो हम देखेंगे आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है। तो आपराधिक न्याय प्रणाली या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है अपराध को रोकना, उसके बाद अपराध अगर हो गया है तो अपराधी को दंडित करना, जो काम न्यायपालिका करती है।
पीड़ित को मुआवजा भी दिया जाता है आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में कानून व्यवस्था ये तीनों जो इसके पार्ट्स हैं मिलकर के बनाए रखते हैं। तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंटली मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, ये तीनों पार्ट्स मिलकर के यानी कि पुलिस और जस्टिस सिस्टम और जेल, ये तीनों पार्ट मिलकर के लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रखते हैं। फिर हम अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आएंगे और बताएंगे कि क्यों इंडिया में इस टाइम पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की क्या आवश्यकता है, लेकिन इसे हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ के सारे वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस के थ्रू आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, आपको और अच्छा तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी सारी क्यूरीज डाउट सब कुछ सॉल्व किया जाएगा 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू। इसके साथ ही साथ मेंस के लिए जो भी मटेरियल इंपॉर्टेंट है वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेड ग्रुप्स में। तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करें, पेड ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आपकी प्रिपरेशन में बहुत सुधार होगा, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है इस टाइम पे सुधार लाने की। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज भी हमारे देश में फॉलो किया जा रहा है वो एट प्रेजेंट का बनाया हुआ नहीं है। इसको बनाया था अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लॉज को कोडिफाई किया था और अंग्रेज़ों ने अपने शासन करने के लिए इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। तो इस टाइम पे भी हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए लॉ फॉलो कर रहे हैं जो कि आज के समय में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। इसके साथ ही साथ जब हमारा पूरा संविधान अब बन चुका है तो हमें अपने लॉ लाने चाहिए, अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियमों पे डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न निकल करके आता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान ये सारे लॉ कोडिफाई किए गए थे। आपराधिक कानूनों को ब्रिटिश शासन के तहत संहिताबद्ध किया गया था और भारत में आपराधिक कानून प्रमुख रूप से IPC 1860, CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि द्वारा शासित होते हैं। और क्योंकि आपराधिक कानून एक राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं, इनमें सुधार की ज़रूरत है क्योंकि अब हम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानूनों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो देखिए उस टाइम पे अपराध इस टाइप के नहीं हुआ करते थे जो आज के समय में हो रहे हैं। अपराध का, क्राइम का नेचर भी चेंज हो गया है, तो समय के साथ तो रिफॉर्म की ज़रूरत है ही। इसके अलावा जब हमारा संविधान खुद का है, हम डिपेंडेंट है खुद पे, अब हम किसी दूसरे देश के बनाए हुए रूल्स को क्यों फॉलो करें। तो दो रीज़न निकल करके आते हैं। एक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा इतना बढ़िया संविधान लिखा है तो हमें अपने उस संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाना चाहिए। उसके साथ ही साथ कि अब समय की भी ज़रूरत है कि हम लॉज को चेंज करें। उस टाइम पे चोरी डकैती मर्डर हुआ करते थे, अंग्रेज़ अफसरों के मर्डर हमारे क्रांतिकारी किया करते थे जो कि एक तरीके से हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उन्हें हम हीरो कंसीडर करते हैं, लेकिन उन्हें आपराधिक नज़र से देखते थे ब्रिटिशर्स। तो लॉज उस टाइम पे उन्होंने अलग ही मेंटालिटी को लेकर के बनाए थे जिन्हें आज के समय में फॉलो करना थोड़ा सही नहीं है। हमें इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये लॉज जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, इन्हें किसी आम आदमी द्वारा समझा नहीं जा सकता। अगर किसी को इसे समझना है तो किसी ना किसी लॉयर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो एक आम आदमी के समझने के लिए भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली बहुत ही जटिल है। तो कोई भी लॉ, कोई भी रूल रेगुलेशन इस तरीके का देश में होना चाहिए कि एक आम आदमी उसे आसानी से समझ सके, और जब वो उसे समझेगा तभी वो अपने अधिकारों के बारे में जान पाएगा, अपने साथ कुछ गलत होने से रोक पाएगा। अगर किसी की पर्सनल राइवलरी है अगर किसी पुलिसमैन से, और मान लीजिए वो बेकार में उस पर चार्जेस लगा रहा है और वो इंसान भी पूरी तरीके से अननोन है किसी भी लॉ को लेकर के, किसी भी कोर्ट को लेकर के, तो वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाएगा, उसे लॉयर हायर करना पड़ेगा। और मान लीजिए 1% की वो इंसान कैपेबल नहीं है लॉयर हायर करने का, या तुरंत उसे लॉयर नहीं मिल रहा है, XYZ कोई भी रीज़न हो रहा है और उसके साथ कुछ गलत बिहेव किया जा रहा है लॉ का गलत यूज़ करके, तो इंसान को अपने बेसिक राइट्स की, अपने कंट्री के बेसिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। पर जो अंग्रेज़ों ने लॉज बनाए थे वो इतने कॉम्प्लेक्स बनाए थे कि हम भारतीय उसे समझ ना पाएँ, और आज के समय में भी जिन्होंने ये लॉ पढ़े हैं वही इन्हें समझ सकते हैं, या जो अलग से पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। आम आदमी को CRPC की धाराएं क्या क्या हैं, उन धाराओं के अंदर क्या क्या
रेगुलेशन से क्या क्या रूल है नहीं समझ में आता है। तो अब लॉज को रिफॉर्म करके उसे इस तरीके का बनाना चाहिए जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि वो उन्हें आसान बनाया गया है कि अगर इंसान उस एक लिस्ट को पढ़ेगा तब भी उसे अपने मूल अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसी तरीके से जो दंड देने वाले कानून हैं उन्हें भी ऐसा बनाना चाहिए कि इंसान को पता चल सके कि उसने वो दंड पाने लायक काम किया भी है या नहीं। उसके अलावा हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विलंबित मामले हैं न्यायालय में। हमारे देश में जजेस की संख्या बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा कम है, और इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बेकसूर लोग ही अंडर ट्रायल रह करके अपना पूरा जीवन जेल में काट दे रहे हैं। तो अगर रिफॉर्म्स होंगे तो जो प्रोसेस होगी पूरी जस्टिस देने की वो थोड़ी स्पीड पकड़ेगी, और जो लोग अंडर ट्रायल्स हैं उनके ट्रायल होंगे, पूरा का पूरा मामला जल्दी से जल्दी सुलझेगा, जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी और जो निर्दोष हैं वो बाइज्जत बरी किए जाएंगे। तो बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों और विलंबित न्याय में सुधार की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में ये कहा गया है कि 3.5 करोड़ मामले अंडर ट्रायल यानी निलंबित हैं, और जेल के आंकड़ों में जो एनसीआरबी रिपोर्ट आती है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स की, उसने कहा है कि 67% अंडर ट्रायल्स क्रिमिनल्स हैं जिन पे मतलब चार्ज लग चुका है, जिन पे अभी सिद्ध नहीं हुआ है चार्ज, अंडर ट्रायल मामलों में हैं लोग। तो इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, इनके प्रोडक्टिव ईयर्स बर्बाद हो रहे हैं। तो केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे तो जिन्हें सज़ा मिलनी है उन्हें मिलेगी, जिन्हें नहीं मिलनी वो अपना जीवन जी सकेंगे। इसके अलावा जो व्यवस्था की अप्रभाविता और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार है, विशेषकर निचले स्तरों पर, वो सुधार की आवश्यकता का अन्य कारण है। तो कितना ज़्यादा करप्शन है ये हम सब जानते हैं, और ख़ास करके जो लोअर ऑफिसर्स होते हैं जहाँ से मामले ऊपर जाते हैं, या लो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनकी ज़्यादा पहुँच नहीं है जस्टिस सिस्टम तक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। इस वजह से जो करप्शन पूरा प्रेवलेंट है इस पूरे सिस्टम में, उसको सुधारने के लिए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और उसके अलावा एक और कारण ये भी बनता है रिफॉर्म के कि जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व हैं या नेता इन्वॉल्व हैं या बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उसमें जो पुलिस का एक्चुअल काम है एविडेंस इकट्ठा करना, जांच करना, उसमें पुलिस पे शिकंजा कस लिया जाता है। जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो पुलिस को अपना काम नहीं करने देते हैं। उससे होता क्या है कि सही से जांच नहीं हो पाती और जो पैसे वाले लोग हैं वो बच करके निकल जाते हैं। तो जब कोई हाई प्रोफाइल मामलों की बात आती है, पुलिस अधिकारियों जैसी एजेंसियों को मामले की जांच करने की पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दी जाती है और फिर पूरी व्यवस्था राजनीति से प्रभावित हो जाती है। तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम राजनीति के प्रभाव में ना आ सके, ना ही पुलिस, ना जेल, ना जुडिशरी, इसके लिए भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। आपने देखा ही होगा कि जो जेल में बड़े हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं वो आम कैदियों की तरह नहीं रहते हैं। अक्सर सुनने में आता है उनको वही सुख सुविधाएं जेल में भी उपलब्ध कराई जाती हैं जो उन्हें घर में होती हैं। उन्हें एसी, टीवी, फ्रिज तक वहाँ उपलब्ध करा दिया जाता है। तो ये जो करप्शन है, जो पैसे का दबदबा है, ये पूरे सिस्टम से हट सके और पूरा सिस्टम एक जैसे जो जुडिशरी के आगे एक स्टैचू रखा रहता है जिसकी आंख पे पट्टी होती है, तो वो एक ही तराजू में सबको तौल सके, न्याय हो सके, इसलिए रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। फिर प्रणाली में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पीड़ित और गवाह संरक्षण की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए सुधारों की आवश्यकता है। तो आज के समय में लोग गवाही देने से डरते हैं और पीड़ितों के साथ तो बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। पीड़ित ने अगर किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ केस कर दिया है तो पीड़ित की ही जान ले ली जाती है, आई विटनेस की जान ले ली जाती है। तो क्योंकि पीड़ित को और जो विटनेस को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा लूपहोल पूरे सिस्टम का देखने को मिलता है और रिफॉर्म्स की आवश्यकता है ताकि लोग कंप्लेन करने से ना डरें, उसके साथ ही साथ लोग गवाही देने से ना डरें। जब कंप्लेन होगी, गवाही होगी, तो हमारा जस्टिस सिस्टम भी अच्छे से काम कर सकेगा और समाज में भी क्राइम हटेगा और क्रिमिनल डरेंगे भी। इसके अलावा नए युग के साथ नए प्रकार के अपराध प्रकाश में आ रहे हैं और इन नए अपराधों के लिए नई प्रकार की सज़ा की प्रक्रियाओं की आवश्यकता है और इसके लिए सुधार की आवश्यकता है। तो अब तक सरकार ने क्या कदम उठाए हैं सुधार लाने के लिए, हम उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहला है कि स्वतंत्रता के बाद समय समय पर कई समितियां बनाई गई हैं और सबसे पहले समिति में बात आती है विधि आयोग की।
विधि आयोग की रिपोर्ट ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। विधि आयोग यानी लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई हैं स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने हमेशा से कहा है कि अब हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने चाहिए। इस मामले से संबंधित कुछ प्रसिद्ध समितियों के नाम अगर हम देखें तो मालिमत समिति है, माधव मेनन समिति है, ये काफ़ी फेमस समितियाँ हैं और आपको समितियों के नाम याद रखने हैं क्योंकि वनडे एग्जाम्स में या MCQ फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति किस मामले से रिलेटेड थी। फिर 111वीं, 128वीं और 146वीं संसदीय स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, उन्होंने भी कहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिव्यू करने की या इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जैसे नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, और इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस नाम का भी सरकार ने लॉन्च किया है। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम, पुलिस योजना का आधुनिकीकरण करने की भी एक स्कीम सरकार ने लेकर के आई है। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे, आगे का रास्ता वे फॉरवर्ड सुझाते हुए कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं रिफॉर्म लाने के लिए, और ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो हम बताएंगे कि सबसे पहले गवाह और पीड़ित सुरक्षा योजना पर जोर दिया जाना चाहिए, गवाहों को और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके अलावा सामुदायिक सेवा आदेश, बहाली आदेश और पुनर्स्थापना और सुधारात्मक न्याय के अन्य पहलुओं जैसे दंडों को भी सुधार के रूप में लाया जा सकता है, यानी कि ऑल्टरनेटिव लाने चाहिए। जो बहुत कड़ी सज़ाएं होती हैं उनका ऑल्टरनेटिव लाना चाहिए। अब ऑल्टरनेटिव में क्या हो सकता है, कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दे दी कि आप सर्विस करेंगे, यहाँ पर आप सफाई करेंगे, इस टाइप की। अब किसी ने छोटी मोटी चोरी करी है, अब आप उसको उस चोरी के लिए 6 महीने की जेल की सज़ा दें तो ये तो सही नहीं, पर उससे हाँ कुछ इस तरीके की सज़ा दी जा सकती है जिससे कि उसका थोड़ा माइंडसेट बदले, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे अपराध होते हैं जिनके लिए कोई बहुत बड़ी सज़ा इंसान को जीवन को भी खराब कर सकती है, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव लाना चाहिए उन सज़ाओं का। और उसके अलावा रेस्टिट्यूशन ऑर्डर्स यानी कि बहाली का आदेश दिया जा सकता है। फिर रिस्टोरेटिव और रिफॉर्मेटिव जस्टिस यानी कि पुनर्स्थात्मक और सुधारात्मक न्याय के तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके के न्याय के तरीके भी लाए जा सकते हैं जिसमें कि अगर किसी ने कोई बहुत ऐसा क्राइम नहीं किया है कि उसे काल कोठरी की सज़ा मिले या उसे आजीवन कारावास मिले या फिर उससे मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो ऐसे जो कि सुधारा जा सकता है, जो किसी का नेचर है। अब 2 लड़के आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उस लड़ाई के लिए उन्हें 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो रोड के बीच में लड़ाई कर रहे थे, तो कोई लॉजिकल नहीं है वो सज़ा। उनमें सुधार लाना चाहिए कि उनका ये नेचर ख़त्म हो कि वो सड़क पे खड़े होकर के लड़ने लगे। अब किसी ने सिग्नल तोड़ा है उसके लिए उसे जुर्माना फ़ाइन लगाया जाता है, उसके लिए जेल में तो उसे डाल नहीं दिया जाता है। तो सुधार इंसान के जो नेचर है उसमें सुधार लाए, कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके यूज़ किए जाने चाहिए। ऐसा भी एक प्रोसीजर लाना चाहिए जिससे कि जो जेल में संख्या है कैदियों की वो तो कम होगी ही होगी, साथ में लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी और समाज हमारा अच्छा बन सकेगा। फिर देश में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो एट प्रेजेंट जो हमारे मुंशी मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं ये हमारे स्टेट लेवल के होते हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारी IAS, PCS, IFS आती हैं और जो UPSC कंडक्ट कराता है वो सर्विसेज आती हैं। जुडिशरी की कोई भी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, तो एक ऑल इंडिया सर्विस जुडिशरी की भी क्रिएट की जा सकती है। फिर उसके बाद स्टेट लेवल सर्विसेज उसके नीचे काम करें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जुडिशरी को और इफेक्टिव बनाने का। फिर अधीनस्थ स्तर पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से न्याय वितरण प्रणाली भी मजबूत होगी। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इंडिया में जजेस की संख्या बहुत कम है, इस वजह से पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक सबसे बड़ा स्टेप लिया जाना चाहिए कि जजेस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि जो पेंडिंग और अंडर ट्रायल केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी निपटना शुरू हो सकें। फिर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को संस्थापित करना सही दिशा में एक कदम हो सकता है, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की हमने बात करी अभी पिछले पॉइंट में। अन्य विवाद समाधान विधियों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान, लोक अदालत, ग्राम न्यायालयों को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो जो हमारे लोअर कोर्ट्स होते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो आते हैं, लोक अदालत वगैरह आती हैं, इन सबको भी और महत्व दिया जाना चाहिए। ग्राम न्यायालयों को महत्व दिया जाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के तरीकों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक अगला टॉपिक जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसे क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।